जय हिंद। हम लोग आज देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट थर्ड वीडियो। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे समझिए बात को। पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलर्जी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, और इसी के अंदर हम लोग समझेंगे कि लिम्फोइड ऑर्गन क्या होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़िए, आगे वीडियो में बने रहिए, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है समझिए बात को। क्या कि जब कोई भी एंटीजन क्या हो होस्ट के साथ क्या करे, एक्सपोज करे, होस्ट के साथ क्या करे, एक्सपोज करे। तो एंटीजन क्या हो सकता है कि आपका लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है, डेड माइक्रोब्स भी हो सकता है, या अदर प्रोटीन्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब ये एंटीजन आपके होस्ट के साथ क्या करे, एक्सपोज करे, और जैसे ही एंटीजन होस्ट के साथ एक्सपोज करेगा तो हमारे बॉडी मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर क्या होगी, एंटीबॉडीज बनेगी। तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कर रहे हैं। तो कहानी का मतलब क्या हो गया कि व्हेन होस्ट इज एक्सपोज्ड विथ एंटीजन, एंटीजन के साथ क्या हो रहा है, होस्ट का एक्सपोज्ड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही एक्सपोज्ड होगा तो एंटीबॉडीज क्या होगी, एंटीबॉडीज आपकी प्रोड्यूस्ड होगी, है ना, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, उसी को हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का प्रॉपर्टीज क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी का प्रॉपर्टीज ये है, पहला चीज कि ये जो होता है स्लो काम करता है। आपका कैसा काम करता है, स्लो काम करता है। दूसरा चीज, स्लो तो काम करता है लेकिन इसका जो रेस्पॉन्स होता है, यानी कि एंटीजन के अगेंस्ट जो इसका रेस्पॉन्स होता है, फुल इफेक्टिव होता है, एकदम पूरा तगड़ा तोड़ तावा तोड़ उस पर मतलब इफेक्ट अपना दिखाता है। दूसरा चीज क्या होता है कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसका जो असर होता है, यानी कि लाइफ जो होता है वो प्रोलॉन्ग लाइफ होता है, प्रोलॉन्ग लाइफ होता है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग जो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो मतलब ये होता है प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि बचाव के लिए काम किया जाता है। किसके लिए काम किया जाता है, बचाव के लिए काम किया जाता है, फॉर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, अब समझते हैं एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप्स। तो देखिए एक्टिव इम्यूनिटी आप लोग का दो तरह का हो सकता है। तो पहला क्या है, तो पहला आपका नेचुरल है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी का टू टाइप्स, नेचुरल, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो गया, क्या कि जिसमें जो है आपका ऑल नेचुरल इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है कि आपका जो इम्यूनिटी है उनको ठीक कर दे रहा है ना। तो जितना भी नेचुरल इन्फेक्शन है सारा के सारा आपका एक्टिव इम्यूनिटी के थ्रू क्या होता है, ठीक होता है। आर्टिफिशियल के केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका वैक्सीनेशन करते हैं, है ना। आर्टिफिशियल क्या हो गया, वैक्सीनेशन हो गया। जैसे कि कोरोना हुआ है ना, तो कोरोना के लिए हम लोग क्या किए, उसको वैक्सीनाइज्ड किए, है ना। सभी लोग हम लोग खुद को क्या किए, वैक्सीनाइज्ड किए। तो वैक्सीनाइज्ड क्यों किए, क्योंकि प्रोफाइलेक्सिस के लिए, यानी कि बचाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या हो गया, तो देखिए एक्टिव इम्यूनिटी के केस में क्या हुआ, क्या कि जो है एंटीबॉडीज जो है आपका होस्ट के अंदर बनता था, एंटीबॉडीज जो है आपका होस्ट के अंदर बनता था। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि पैसिव इम्यूनिटी में होस्ट को प्रीपेयर एंटीबॉडी डाला जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, प्रीपेयर एंटीबॉडी डाला जाएगा। प्रीपेयर एंटीबॉडी हो सकता है लैब में, है ना, उन्हें तैयार किया जाता है और फिर होस्ट के बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। यानी क्या हो गया आपका ये कि प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो उसके अगेंस्ट जब हमें प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, तो हमें क्या क्या करते हैं हम लोग कि प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी तुरंत डाल देते हैं। तो जो प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी होती है वो आपका फास्ट होता है, एकदम तुरंत काम करता है। दूसरा चीज कि इसका जो असर होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसका जो असर होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। एक्टिव इम्यूनिटी के केस में इसका असर प्रोलॉन्ग लाइफ था, है ना, लेकिन पैसिव के केस में ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। ये बात समझ गया। ठीक है, ये भी पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या हो गया, तो पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या बोले, क्या प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी क्या हो होस्ट के अंदर डाला जाए, प्रीपेयर्ड एंटीबॉडी। तो जैसे कोलोस्ट्रम है, तो कोलोस्ट्रम क्या होता है कि ये मदर्स मिल्क में पाया जाता है, जो येलोइश फ्लूइड होता है। ठीक है, और इसके अंदर होता है आईजीए एंटीबॉडी। क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी, यानी क्या कि बेबी लोग जो है, यानी बच्चा लोग जो है, जो माँ की दूध को ड्रिंक करता है ना, तो उनके अंदर क्या होता है कि येलोइश फ्लूइड जो होता है, जो क्या होता है कोलोस्ट्रम होता है, और इसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होता है, यानी कि जो बच्चे हैं उनको आईजीए, प्रीपेयर्ड आईजीए मिल जाता है। उसी तरह आईजीजी एंटीबॉडी होती है, वो क्या होता है, प्रीपेयर्ड जो है आपका प्लेसेंटा में क्रॉस कर जाता है। तो इतना बात समझ गए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। नेक्स्ट समझते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें जो है लैब में तैयार किया गया, है ना, प्रीपेयर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडी डायरेक्ट क्या कर देना, इंजेक्ट कर देना है। तो जैसे कि एंटी वेनम एंटीबॉडी, जब किसी को सांप काट लिया जाता है ना, तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, एंटी वेनम एंटीबॉडी दिया जाता है। तो एंटी वेनम क्या है, क्या कि मतलब कि सांप के ही जहर को क्या किया जाता है, सांप के ही पॉइजन को, स्नेक के पॉइजन को ही क्या किया जाता है कि उनको फिल्ट्रेट करके और प्रोसेसिंग करके लैब में तैयार किया जाता है एंटी वेनम के रूप में, और उसको डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्ट
कर देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया, एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम देखते होंगे कि जब चोट टूट लग जाता है तो तुरंत हमें टेटनस का सुई दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो जो इंजेक्शन यानी कि उस सिरिंज में लिक्विड भरा जाता है, तो वही आपका है जो लिक्विड है ना, वही आपका एंटी टेटनस सीरम। अब देखिए टेटनस का क्यों लगाया जाता है इंजेक्शन, तो टेटनस का लगाने के पीछे रीजन क्या है, क्या समझिए कि टेटनस जो आपका होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई बैक्टीरिया से। क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई बैक्टीरिया से। और ये जो बैक्टीरिया आपका कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, सॉइल में हो सकता है, एयर में हो सकता है ना, आपके आसपास कहीं भी हो सकता है। तो जैसे ही कहीं पे इन्फेक्शन होता है, चोट लगता है ना, तो घायल होता है, तो वहां पर अगर ये बैक्टीरिया चला जाए है ना, तो आपको टेटनस हो सकती है। तो इसीलिए उस टेटनस से बचने के लिए हम लोग पहले से क्या करते हैं, एंटी टेटनस सीरम यानी कि एटीएस है ना, इंजेक्ट कर लेते हैं, ताकि ये बैक्टीरिया आए तो उनका कुछ असर हम लोग पे नहीं पड़े। इतना बात समझ गए। एंटी वेनम क्या हो गया कि सांप उप काट ले है ना, तो उसका जो पॉइजन होता है, तो उनको उससे हम लोग बचने के लिए, उनका जो वेनम होता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी वेनम यूज करते हैं। तो इसीलिए जब भी सांप उप काटे है ना, तो तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे अच्छा क्या है। और दूसरा चीज क्या है कि जब भी सांप काटे तो घबराहट नहीं होना चाहिए, यानी घबराना नहीं चाहिए, ये नहीं सांप काट लिया हाय हाय क्या होगा क्या होगा, ये सब नहीं। जब भी सांप काटे आपको रिलैक्स रहना है, बॉडी को नॉर्मल रखना है, जितना ज्यादा हो सके रिलैक्स कीजिए। और साथ के साथ क्या हो कि जितना कम मूवमेंट कर सके उतना कम मूवमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप मूवमेंट ज्यादा करेंगे है ना, आपका बॉडी ज्यादा मूव करेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो जितना फास्ट ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही फास्ट वेनम आपके शरीर में क्या होगा, फैलेगा। तो इसीलिए जितना हो सके उतना रिलैक्स रहे, उतना कम मूवमेंट कम करे है ना, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। वो कुछ नहीं करेगा, एंटी वेनम इंजेक्शन डालेगा, हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन समझिए क्या होता है। क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्या बोला कि जो हमारा जो इम्यूनाइजेशन है और जो हमारा वैक्सीनेशन है, दोनों प्रॉपर्टी जो है दोनों किस पे बेस्ड है, मेमोरी पे बेस्ड है। कैसे मेमोरी पे बेस्ड है, फॉर एग्जांपल समझिए कि रिसेंट टाइम में जो है कोरोना काल बीता है ना, तो हम लोग क्या किए, सारे लोग क्या हुए, वैक्सीनेटेड हुए, कोरोना के वैक्सीनेटेड हुए है ना, कोरोना की वैक्सीन लगवाई। तो एक्चुअल में जो कोरोना की वैक्सीन लगवाई है ना, तो वो वैक्सीन कब काम करेगी, कैसे काम करेगी, तो समझिए बात को। तो जो वैक्सीन जो हम लोग लगाए है ना, वो हम वैक्सीन में जो भी क्या था उनका, वो वैक्सीन में जो भी चीजें थी है ना, तो वो हमारे बॉडी के अंदर गया, यानी कि जो भी कह सकते हैं कि एंटीजेंस थी या पार्टिकल्स थी या फॉरेन पार्टिकल्स थी, वो हमारे बॉडी के अंदर गई। हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे बी लिम्फोसाइट से क्या किया, इंटरेक्ट किया। तो बी लिम्फोसाइट तुरंत क्या किया, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाया। क्या बनाया, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाया। अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखें तो सेकंड पार्ट वाला वीडियो देख लीजिए, ये थर्ड पार्ट वीडियो है। तो जैसे बी लिम्फो से क्या क्या इंटरेक्ट किया फॉरेन पार्टिकल्स, तो प्लाज्मा सेल बना और मेमोरी सेल बना है ना। तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बन गया है। अब फ्यूचर में कभी भी किसी को कोरोना होगा तो कोरोना किससे इंटरेक्ट करेगा, मेमोरी सेल से इंटरेक्ट करेगा है ना। तो इसीलिए ये जो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन आपका कैसा है, मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या करा कि इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस ऑफ इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी। क्या बोला कि वैक्सीनेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई एंटीजेनिक प्रोटीन जो है, या तो कोई एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो हम लोग बॉडी के अंदर डालते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करे, रेस्पॉन्स करे है ना, यानी कि बी लिम्फोसाइट को क्या करे, बी लिम्फोसाइट को रेस्पॉन्स करे, और क्या बनाए, प्लाज्मा सेल बनाए, और क्या बनाए, मेमोरी सेल बनाए, प्लाज्मा सेल बनाए और मेमोरी सेल बनाए है ना। या तो हम लोग क्या करते हैं कि पैथोजेंस को, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को, यानी कि पैथोजेंस को हम लोग क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं है ना, उनको फिर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी सेल भी बन जाता है और प्लाज्मा सेल भी बन जाता है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वैक्सीन है ना, वैक्सीन को ही देखते हैं। तो समझिए वैक्सीन क्या होता है। तो देखिए वैक्सीन जो है अपना दो तरह के होते हैं, एक है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, एक है सेकंड जनरेशन वैक्सीन, एक और जनरेशन वैक्सीन है जिसे हम लोग कहते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो आया था, जो डेवलप हुआ, उसमें हम लोग क्या देखे, क्या करते थे कि जो वैक्सीन होता था उसमें हम लोग होल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते थे, पूरा ऑर्गेनिजम्स का क्या करते थे, यूज करते थे। उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या करते थे, क्या कि या तो उस ऑर्गेनिजम को आप क्या कर दीजिए, मार दीजिए, और मार के उसको हमारे मतलब क्या कि होस्ट के बॉडी के अंदर डाल दीजिए है ना, वैक्सीनेट कर दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, वो तो मरा हुआ है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा नहीं, लेकिन हमारे बॉडी के लिए वो क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल्स हो गया। तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या करेगा, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बना लेगा, यानी कि एंटीबॉडीज बना लेगा है ना। तो या तो हम लोग किल्ड ऑर्गेनिजम्स का यूज करते थे, या तो इनएक्टिव ऑर्गेनिजम्स या लाइव एटीन्यूटेड ऑर्गेनिजम्स। एक ही चीज हुआ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग उसका क्या करते थे, इनएक्टिव कर देते, उसको मतलब उसको पूरा कमजोर कर देते थे
है ना, जिंदा रहता था लेकिन पूरा वो कमजोर रहता था, ऐसा इतना वीक रहता था कि वो कुछ कर ही नहीं पाए हमारे बॉडी को, है ना। तो होल ऑर्गेनिजम्स में एक तो किल्ड ऑर्गेनिजम्स का यूज किया, दूसरा चीज ऑर्गेनिज्म लिविंग है लेकिन उसको हम लोग वीक कर दिए, कमजोर कर दिए, है ना। तो किल्ड ऑर्गेनिजम्स का यूज हम लोग करते थे, जैसे कि टाइफाइड के वैक्सीन में, कॉलेरा के वैक्सीन में, रेबिस के वैक्सीन में, उसके बाद आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वायरस, आईपीवी, इसके केस में भी हम लोग यूज करते थे। तो देखिए, एक होता था कि हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता था। क्या पिलाया जाता था? पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता था, है ना। तो जो जो पोलियो का ड्रॉप था वो सिर्फ बच्चों के लिए ही था, है ना। अब मान के चलिए कि किसी एडल्ट पर्सन को, है ना, पोलियो मार दे, है ना, पोलियो हो जाए, तो क्या उनको भी मतलब कि, या पोलियो ना हो तो पोलियो से बचने के लिए क्या जो पोलियो का जो हम लोग बूंद मतलब कि यानी कि लिक्विड वाला जो पीते थे बच्चे में, क्या वो बड़े आदमी भी पी सकते हैं, एडल्ट लोग भी पी सकते हैं? तो नहीं पी सकता है। तो उस केस के लिए क्या यूज किया गया? आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वायरस का यूज किया गया, ठीक है। ये सब कैसा था? किल्ड ऑर्गेनिज्म था। अब देखिए, ऐसा कौन मतलब कि वीक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ओपीवी, ओरली पोलियो वायरस। हम लोग जो पीते थे ड्रॉप पोलियो का, एक्चुअल में वो पोलियो वायरस ही पीते थे, है ना। बस उसको क्या कर दिया गया था? वीक कर दिया गया था, इनएक्टिव फॉर्म में था वो, हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया गया। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जाएगा वो, तो वो फिर क्या हो जाएगा? जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर गया वो क्या हो जाएगा? क्या कर देगा? तुरंत एंटीबॉडीज पोलियो के अगेंस्ट बना देगा, है ना। फिर बीसीजी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन सब के खिलाफ मतलब अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी थी वो कैसा थी? उस वैक्सीन में क्या यूज किया गया था? लाइव एटीन्यूटेड या वीक ऑर्गेनिजम्स को यूज किया गया था। उसके बाद क्या आया? फिर साइंटिस्ट लोग, है ना, रिसर्चर्स लोग आगे बढ़े, है ना। तब हम आ गया सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या किया? सब इसको हम लोग कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन। मतलब क्या हो गया कि समझने के लिए समझिए कि जैसे इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे कि होल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते थे, है ना। तो अब क्या किया इस सेकंड जनरेशन में कि होल ऑर्गेनिजम्स को ना यूज करके उनका हम लोग क्या करने लगे? यूज डीएनए यूज करने लगे। क्या यूज करने लगे? डीएनए यूज करने लगे, या उसके सरफेस पे जो एंटीजेंस था वो यूज करने। तो तामझाम हटाओ, कौन पूरा ऑर्गेनिजम्स डालेगा बॉडी के अंदर? उसको पहले मारो या उसको वीक करो। ऐसा करते हैं कि उसके सरफेस पे जो एंटीजन है ना, या चाहे उसका जो डीएनए है उसी को निकालो और उसी को इंजेक्ट यानी कि वैक्सीनेट कर दो, है ना। तो सब यूनिट वैक्सीन जो आया आपका, एक आया रिकॉम्बिनेंट के केस में, मतलब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आया, और एक आया टॉक्सॉइड यानी कि इनएक्टिव टॉक्सिन। समझिए क्या हुआ? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या होता है कि डीएनए को निकालिए, है ना, उसको किसी होस्ट के साथ मतलब क्या कि जोड़िए और बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो सबसे पहले काम किया गया था हेपाटाइटिस बी के लिए, और इसके लिए जो होस्ट यूज किया गया था रिकॉम्बिनेंट के लिए, होस्ट यूज किया गया था ईस्ट का। किसका यूज किया गया था? ईस्ट का। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो होस्ट के लिए यूज किया गया क्या चीज? ईस्ट यूज किया गया। तो क्या किया कि हेपेटाइटिस बी के लिए जो भी ऑर्गेनिजम्स यूज किया जाता था उनका डीएनए निकाला, होस्ट में डाला और उनको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट समझिए टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स क्या होता है कि इनएक्टिव टॉक्सिन्स को हम लोग टॉक्साइड्स कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वो जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, वो जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, वो टॉक्सिन्स क्या करता है कि नुकसान पहुंचाता है। तो इस कंडीशन में क्या किया वो कि उस टॉक्सिन्स को लिए, उस टॉक्सिन्स को हम लोग क्या कर दिए? इनएक्टिव कर दिया, और इनएक्टिव करके उस टॉक्सिन्स को क्या कर दिया गया? वैक्सीनेट कर दिया गया। तो इसका यूज हम लोग करते हैं डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस यानी कि डीपीटी, है ना, ये टेटनस का है। तो डीपीटी में हम लोग इसका यूज करते हैं कि कोई जो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करता है, उस बैक्टीरिया को लिए, उसका टॉक्सिन्स को एक्सट्रैक्ट किए और टॉक्सिन्स को निकाल के फिर क्या कर दिए हम लोग? उसको इनएक्टिव कर दिए, इनएक्टिव करके वैक्सीनेट कर दिए, ठीक है। तो वैक्सीनेशन वैक्सीन हो गया। अब हम लोग समझते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या होता है तो समझिए क्या कर रहा है। क्या कि कुछ एंटीजेंस जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कुछ एंटीजेंस जो है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को इग्रेटेड करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एलर्जी, ठीक है। तो लिख दिए कि इग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी में क्या हो जाएगा? देखिए, द सब्सटेंस व्हिच सच एन इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। यानी क्या कि जो भी एलर्जी काउज करता है, जो भी एंटीजेंस, उसको हम लोग क्या करते हैं? एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है। और द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज आर ऑफ आईजीई टाइप। जो एंटीबॉडीज मतलब कि एलर्जी के केस में जो एंटीबॉडी बनती है, प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी होती है? आईजीई एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। एलर्जेंस का एग्जांपल कौन कौन हो गया? तो पॉलेंस हो गया, डस्ट हो गया, है ना, एनिमल्स डेंडर हो गया, ये सब एलर्जेंस का एग्जांपल है। एलर्जी का सिम्टम्स क्या है? तो सीजिंग है, वाटरी आईज है, रनिंग नोज है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, यानी कि आंख से पानी आएगा, नाक से पानी बहेगा, है ना, सांस लेने में दिक्कत होगी, और स्नीजिंग बार बार छींक भी आती रहेगी।
एलर्जी होता क्यों है? तो हमारे मतलब कि बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसका नाम है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। मास्ट सेल से क्या होता है? हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, इस वजह से एलर्जी होता है। तो एलर्जी से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो एलर्जी से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं ड्रग्स जैसे एंटी हिस्टामिन और एड्रेनालिन है ना, स्टेरॉइड्स, ठीक है, इस ड्रग्स का यूज करते हैं जिससे हमें क्या होता है? जल्दी एलर्जी के सिम्टम से राहत मिल जाता है, यानी कि क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर देता है। तो इतना बात समझ गए कि एलर्जी क्या होती है। अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे ताकि एलर्जी कैसे होती है, तो समझिए बात को। जैसे देखिए ये कोई ह्यूमन है, ये कोई ह्यूमन है ना, ये बाहर इन्वायरमेंट में कोई डस्ट पार्टिकल्स है, ये इसके अंदर चला गया है ना, ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेते टाइम अंदर चला गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या आपका कि एक तो पहले ये क्या होता है, एक समझिए बात को, कि इनका जो मास्ट सेल होता है, दो कंडीशन इसके अंदर होगा। हो सकता है क्या कि जो एलर्जी है आपका, वो एलर्जी आपके लाइफ के किसी भी स्टेज में, किसी भी ईयर्स में, है ना, हो सकता है, यानी कि किसी भी एज में हो सकता है, चाहे वो 5 साल के बच्चे में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है, 15 साल में भी हो सकता है, या 50 साल के ओल्ड एज में भी हो सकता है ना। तो समझिए, एक टाइम होता है कि आपको एलर्जी नहीं रहती है, एक टाइम होता है कि किसी एज के पड़ाव पे जाके आपको एलर्जी हो जाए, है ना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। तो समझिए कैसे होता है। तो ये आपका है नॉन एलर्जिक कंडीशन, है ना, इतना पार्टिकल्स की अभी कुछ नहीं हो रहा है, नॉन एलर्जिक कंडीशन है। और यहाँ पे आपके पास क्या है? मास्ट सेल है, और मास्ट सेल के अंदर ही आपका हिस्टामिन, सेरोटोनिन, है ना, हेपारिन, ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। तो ये अभी नॉन सेंसिटाइज मास्ट सेल है, ठीक है। आप देखिए कि किसी लाइफ के पड़ाव पे जाके इनको एलर्जी हो जाती है, किसी लाइफ के पड़ाव पे जाके इनको एलर्जी हो जाती है। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे कैसे होती है, समझिए कि कोई एक ये जीन है, एक ये जीन है, लाइफ के किसी पड़ाव पे ये जीन क्या हो गया आपका? एक्टिवेट हो गया, ये जीन क्या हो गया आपका? एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से ये क्या करने लगा? आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन को बनाने लगा, प्रोड्यूस करने लगा। आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन को प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है, प्रोड्यूस हो गया। अब ये क्या होगा? आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन आपके मास्ट सेल के सरफेस पे जाके चिपक जाएगा। ये आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन है, ये आपके मास्ट सेल के सरफेस पे जाके चिपक गया, है ना। अब तो ये तो आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी कि इसके साथ जैसे ये मास्ट सेल से चिपका, है ना, तो कांटेक्ट में आ गया, तो अब इसके पास कौन आ जाएगा? आईजीई एंटीबॉडी आ जाएगा। तो आईजीई आया, ये लीजिए आईजीई, ये आईजीई साहब यहाँ पे आ गए, है ना, आईजीई एंटीबॉडी आ गए, ठीक है, आगे। अब ये जो डस्ट है ये क्या करेगा? आईजीई से चिपकेगा, यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा, आईजीई एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आएगा। तो जैसे ही आईजीई बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, तो यहां से तुरंत क्या हो जाएगा कि मास्ट सेल का जो वाल है, वो वाल आपका रैप्चर्स हो जाएगा, और इसके अंदर से हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, है ना, ये सब चीजें क्या होने लगेगी? बाहर आने लगेगी, है ना। तो जैसे ही ये चीजें बाहर आएगी, तो हमारे लंग्स के पास क्या होता है? एल्बुलाई होता है, और यहाँ से कौन पास करेगा? ब्लड वेसल्स पास करेगा। तो ये आते हैं ब्लड वेसल्स में, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं? वेसोडाइलेट कर देते हैं, जिस वजह से ब्लड क्या होने लगता है? ये आपके लंग्स में, यानी कि एल्बुलाई में जाने लगता है। तो यहाँ पे क्या होने लगता है? फ्लूइड डिपोजिट होने लगता है, फ्लूइड जमा होने लगता है। और जैसे ही फ्लूइड यहाँ पे जमा होता है, तो इस एल्बुलाई और ब्लड वेसल्स के बीच जो है गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? प्रॉपरली नहीं हो पाता है। क्या होने प्रॉपरली नहीं हो पाता है? गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो जिस वजह से गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होगा, तो आपके ब्लड में CO2 का लेवल क्या होगा? CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और देखिए, ये तो हिस्टामिन काम करता है, ऐसा क्या करता है? हिस्टामिन वेसोडाइलेटर का काम करता है। वेसोडाइलेट हो गया यहाँ पे, यानी कि ब्लड वेसल्स वेसोडाइलेट हो गया, ये आपके एल्बुलाई में क्या हो गया? डिपोजिट हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से CO2 जो है आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। लेकिन सेरोटोनिन भी तो रिलीज होता है। तो सेरोटोनिन क्या करता है कि आपके जो ब्रोंकाई है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि इसको पूरा चाप देता है ना, सेरोटोनिन। तो जिस वजह से क्या होती है कि और डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग करने में, तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है। तो ऐसे ही क्या होती है आपका? यही हो गया आपका एलर्जिक रिएक्शन। समझ गए बात को? तो आप एलर्जी आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटो इम्यूनिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी को समझिए क्या होता है कि देखिए, ऑटो इम्यूनिटी क्या हो गया कि जब हमारा इम्यूनिटी, है ना, क्या करे? डिफरेंशिएट करे, यानी समझने के लिए समझिए कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स। क्या बोला? क्या कि जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो इवॉल्व हुआ, यानी कि डेवलप हुआ किसके अंदर? हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर। किसके? बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनिजम्स, यानी क्या कि फॉरेन पार्टिकल्स और सेल्फ पार्टिकल्स में डिफरेंशिएट कर सके। इसी एबिलिटी पे हायर वर्टिब्रेट्स में मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या होगा? वो इवोल्यूशन हुआ, है ना।
क्या कहता है, क्या कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विथ दिस एस्पेक्ट्स टू समटाइम्स due to genetics and other unknown regions, the body attacks self cells and result damage to the body is called autoimmune disease. समझिए autoimmune disease क्या हो गया, क्या बोला, क्या कि कभी कभी जो है ना, ड्यू टू जेनेटिक या अदर अननोन रीजन से खुद के सेल्स को, यानी कि सेल्फ सेल पे हमारा इम्यूनिटी क्या करने लगता है, अटैक करने लगता है। ठीक है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स में और सेल्फ सेल्स में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी को डैमेज पहुंचाता है, और इस टाइप के डिजीज को हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे रियोमेटिड आर्थराइटिस, ये एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है रियोमेटिड आर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट समझिए इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए क्या कर रहा है, क्या कि इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन एंटीजन्स रेस्पॉन्स टू दिस एंड रिमेंबर देम। क्या बोला है कि इम्यून सिस्टम जो हमारे मतलब कि बॉडी के अंदर है ना, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक यूनिक सेंस है। यूनिक सेंस है, क्या यूनिक सेंस है कि एक तो वो फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाता है, उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करता है, और फिर उसको रिमेंबर करता है। तो रिमेंबर कैसे करेगा, मेमोरी बना के, मेमोरी सेल्स बना के रिमेंबर करके रखता है उसको। यही आपका क्या हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, है ना। नेक्स्ट समझिए इम्यून सिस्टम को, आगे समझिए। इम्यून सिस्टम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हमारा इम्यून सिस्टम है वो एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या सब होता है ये भी हम सेकंड पार्ट वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हम इस फॉर्मेट में इसलिए आए क्योंकि बोर्ड पे लिखने में और फिर उनको अति करने में थोड़ा सा लंबा टाइम लग जा रहा था, है ना। तो इस वजह से जो है हम सोचे पेन पेपर पे ही समझा दिया जाए। कहीं पे भी पढ़ाए बस आपको अच्छे से समझना है ना, चीजें समझनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और पढ़ते रहना है। हम बोर्ड पे पढ़ाए चाहे पेन पेपर पे पढ़ाए, है ना, सेम वही चीजें पढ़ाएंगे, वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन को देखिए, लिम्फाइड ऑर्गन जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होता है समझिए कि फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट, यानी क्या कि जहां पे क्या हो कि फॉर्मेशन हो, मैच्योरेशन हो और डिफरेंशिएशन हो, किसका, लिम्फोसाइट का। ठीक है, उन कहां पे होगा ये सब चीजें, ये सब चीजें होगी रेड बोन मैरो में और थाइमस में। कहां पे होगी, रेड बोन मैरो पे और थाइमस में। ठीक है, वहां पे आपका लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा, मैच्योरेशन होगा और डिफरेंशिएशन होगा। और थाइमस की बात करें तो जैसे ही थाइमस की बात आएगा तो थाइमस में आपका टी लिम्फोसाइट्स का क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन की। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होगा कि आपका पैथोजन का इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन विथ पैथोजन, पैथोजन के साथ इंटरेक्शन होगा, किसका, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का। तो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन हो गया, तो आपका एस्प्लीन हो गया, पेयर्स पैचेज हो गया, है ना, बी अपेंडिक्स हो गया, माल्ट हो गया। ठीक है, यह सब चीजें है। माल्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, और माल्ट जो है आपका पूरे बॉडी का जो है, ह्यूमन बॉडी का 50% लिम्फोइड टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूएंट्स करता है, 50% लिम्फोइड टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूएंट्स करता है। इतना बात समझ गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हेल्थ क्या होती है, हेल्थ का डेफिनेशन देखेंगे और डिजीज देखेंगे। यानी कि 3 पार्ट के वीडियो में हम जो है आपको पूरा इम्यूनिटी समझा दिया कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कैसे काम करती है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे डिजीज के बारे में, उसके पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में, उसके प्रिकॉशंस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, सब कुछ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।